Hello everyone, so welcome back to our biology series and today we will discuss about endomembrane system. ठीक है, तो अभी तक हमने जितना कुछ भी कर लिया उसके बाद में अभी हमारा होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. नेक्स्ट 1 to 2 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और तब हम करेंगे कंप्लीट एक ही लेक्चर में कंप्लीट समरी टाइप. ठीक है, तो देखो आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करने वाले हैं. उसके अंदर में आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम. सो लेट मी शो यू हेयर. देखो ये न्यूक्लियस हमारा, ये कंप्लीट सेल है. सेल के अंदर में ये जो पोर्शन रहता है हमारा, दिस वन, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, दैट इज फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स. न्यूक्लियस जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है. न्यूक्लियस के ऊपर में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते, जो कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ और रफ बनाने में हेल्प करता है. फिर होता है जैसे ही सिंथेसिस वगैरह हो गई उसके बाद होता है गोल्गी बॉडीज़, जो कि मैंने इस तरीके से कनकेव में फॉर्म में दिखा रखे हैं. गोल्गी बॉडीज़ जो कि रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है. जिस तरह जैसे ही पैकेजिंग का काम कंप्लीट होता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो वैक्यूल्स के अंदर में जाके पहुंचता है और कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कि लाइसोसोम्स के पास जाते हैं. तो जो लाइसोसोम्स है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और जो लाइसोसोम्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर. ये तो थी मोटे तौर पे एक डायग्राम की बात कि हम आज ये वाली चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है. इस तरीके से देखो कुछ नेटवर्क्स है. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से है. तो यहाँ देखो, ये मान लो कि ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के ऊपर में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू डॉट्स में शो किया है, उन्हें कहते हैं राइबोसोम्स. अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये राइबोसोम्स ATS प्रेजेंट होते हैं ER के अंदर में. तो ATS में कैसे, ये ATS में टूट के बनेंगे 60S एंड 40S. ये 60S लार्जर यूनिट है और 40S स्मॉलर यूनिट है. ओके, अब ये जो लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट होते हैं वो किस तरीके से कंबाइन होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. तो ये देखो, ये आपकी स्मॉलर यूनिट है, ये 40S है और ये 60S है. यहाँ देखो, ये यहाँ पर एक दूसरे से अटैच है 40S और 60S सब यूनिट. ठीक है, जो ये 40S और 60S है ये जिस पॉइंट पर अटैच हो रखी है एक दूसरे से, वो एक मॉडिफाइड प्रोटीन की हेल्प से यहाँ पर अटैच हो रखी है. उस प्रोटीन को कहते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन. कौन से? राइबोफोरिन, जो कि एक मॉडिफाइड प्रोटीन है. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं, दोनों 40S स्वेडबर्ग यूनिट, ये जो S है ये डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, और एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग, उन्हीं के नाम से इस S को डिनोट किया गया है. क्लियर हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये राइबोसोम्स ATS प्रेजेंट होते हैं, 60S एंड 40S. अब ये जो 60S है वो लार्जर यूनिट होती है और 40S स्मॉलर यूनिट होती है. अब जो लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट है ये दोनों एक मॉडिफाइड प्रोटीन की हेल्प से एक दूसरे से अटैच होते हैं, जिसे कहते हैं राइबोफोरिन. ठीक है, अब हमने राइबोसोम्स तो देख लिया. अब राइबोसोम्स की वजह से होता क्या है, तो देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. जहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पर भी एब्सेंट मिलेंगे आपको उन्हें कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो प्लस और ये माइनस ये शो करता है प्रेजेंट
और एब्सेंट को। तो कभी भी मैं यूज़ करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये प्रेजेंट मीन्स कि वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ प्रेजेंट है, और इस सेंस से डिनोट होगा कि वो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ एब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर होगा। तो चीज़ें पता चले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और जिसके अंदर में जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से जिसके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस मार्कर, ये अभी क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, तो क्या हुआ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसी के ऊपर मैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वाला काम करके कुछ स्टिकर्स लगा दूं इसके ऊपर में, तो क्या होगा, कुछ जिग टाइप से जिग मैनर में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से ये स्ट्रक्चर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ये कैसा हो गया, रफ हुआ। तो क्लियर हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके अंदर में ना एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, वो मैं बताती हूँ। देखो, ये हमने स्ट्रक्चर देखा, ये जो स्ट्रक्चर देखा, ये जो अंदर का पार्ट है ना, जो मैं आपको ब्लू करके दिखा रही हूँ, ये जो अंदर का पार्ट है, ये क्या है, इनसाइड द ल्यूमेन है। इसीलिए इस अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास में 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। वो 2 कंपार्टमेंट्स कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो इनसाइड द ल्यूमेन वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, और जो बाहर का होता है आउटसाइड द ल्यूमेन, उसे कहते हैं लाइक दिस पोर्शन, इसे कहेंगे हम एक्सटर्नल बोल सकते हैं, या फिर हम इसको हम इस तरीके से बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, क्योंकि ये बाहर के साइड में, तो इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्लियर हुआ। हमने क्या क्या देखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स देखे, राइबोसोम्स भी किस तरीके से वो देखे हमने, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते तब क्या होता है और एब्सेंट होते हैं तब क्या होता है। और एक और चीज़ देखी कि 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, दैट इज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन वी विल क्लियर आउट ऑल द। लुक एट द पिक्चर, दिस डायग्राम केयरफुली। देखो यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके ऊपर में कुछ पोर्स हैं, दैट इज न्यूक्लियर पोर, जिनके ऊपर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर देखो कुछ स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई एकदम बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरीके से आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि नीट में ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके लेबलिंग करके दिखाओ, तो एज इट इज़ आपको पार्ट्स पूछ लिए जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये लेबल करना पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है और ये कौन से पार्ट्स हैं और ये कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस हैं। हमने सारी चीज़ें देख ली, अब इसका फंक्शन क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 से 4 फंक्शंस हैं, लाइक लिपिड सिंथेसिस करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स होता है वो करता है ये। फिर इसके बाद में इसका काम होता है, कुछ एनिमल सेल्स के अंदर में क्या होता है, कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन्स की फॉर्मेशन करता है। तो क्या हुआ कि लिपिड की फॉर्मेशन करता है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स की करता है, और फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो इस तरीके से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हुआ। नाउ वी विल मूव ऑन टू गोल्गी बॉडीज। अब गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, यहाँ पर देखो मैंने अभी आपको शो किया हुआ है, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स कि सेल के अंदर में जो कुछ भी बनना था, जिसकी भी सिंथेसिस होनी थी, हो गई। होने के बाद क्या होगा कि अब उसकी पैकेजिंग होगी। अब पैकेजिंग होगी तो उसको पैकेजिंग करेगा कौन, तो पैकेजिंग करेंगी गोल्गी बॉडीज़। अब होता है क्या कि एक साइंटिस्ट था 1898 में, कैमिलो गोल्गी। उन्होंने क्या किया, उनके नाम से उन्होंने क्या किया था, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखे, पैकेजिंग करते टाइम कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स देखे, तो उन्होंने क्या इन स्ट्रक्चर्स को पर्टिकुलर नाम दिया गोल्गी बॉडीज़। कैमिलो गोल्गी के नाम से गोल्गी बॉडीज़ का नाम आया।
ठीक है, 1898 में। अब देखो होता क्या है, जितनी भी चीज़ें बनी थी बन गए, पैकेजिंग हो रही, तो वो पैकेजिंग किस तरीके से होगी, लेट मी शो यू हियर। इस तरीके से दो फेज है, सिस फेज और ट्रांस फेज। तो देखो दो फेस होते हैं, सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस में क्या होता है कि इसको हम और भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, जैसे इसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस भी बोल सकते हैं हम, और इसको ठीक उसी तरीके से मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। इसको और बोल सकते हैं हम कन्वेक्स, और इसको हम बोलेंगे कनकेव। जो सिस फेस होता है ना, उसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं और कन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि चीज़ें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ से चीज़ें मैच्योर होके बन गई हैं, अब वो एंट्री करेंगी पैकेजिंग के लिए। फॉर एग्जांपल को हमने कुछ भी ऑर्डर किया है, अमेज़न वगैरह कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो हम कर रहे हैं, तो फिर क्या है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमारा जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसको करेंगे क्या, वो अब पैकेजिंग करेंगे, कलेक्ट करेंगे और उसको पैकेजिंग का काम करना शुरू करेंगे। तो जो कलेक्ट किया उन्होंने, पहले उस सामान को इकट्ठा भी तो करेंगे ना कि भाई क्या चीज़ें उन्होंने, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को वो करेंगे क्या, कलेक्ट करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे उसका स्टार्टिंग फेज स्टार्ट होगा, मीन्स कि फॉर्मिंग फेज या फिर सिस फेज या फिर कन्वेक्स, ये चीज़ें स्टार्ट होंगी। धीरे धीरे क्या होगा, पैकेजिंग कंप्लीट होने लगेगी, तो क्या होगा, मैच्योर होने लगेंगे, तो जो कि ट्रांस फेज या फिर मैच्योरिंग या फिर कनकेव फेज। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ में जाते जाएंगे, तो ये यहाँ पर तो कन्वेक्स है, ऊपर की तरफ में कनकेव, तो ये क्या है, इनकी पैकेजिंग को कंप्लीट करेगा। क्लियर हुआ कि गोल्गी बॉडीज़ का मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, उसी तरीके से लेट मी शो यू हियर डायग्राम ऑफ गोल्गी अपैरेटस। यहाँ देखो, ये जो स्टार्टिंग होते हैं, ये इसका सिस फेस होता है, जो कि अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में अटैच होता है, मीन्स उसके बाद अपना सिस फेस होता है गोल्गी अपैरेटस का। धीरे धीरे ये इसके सिस्टर ने है, और यहाँ पर ये इसका ट्रांस फेस होता है, ठीक है। ये मैच्योर करते हुए यहाँ से उसको बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये कुछ फ्लैट डिस्क सैक होते हैं जो कि सिस्टर्ने होते हैं, ठीक है, जिनका डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, जिस तरीके से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देखे थे, ठीक उसी तरीके से हम गोल्गी बॉडीज़ के भी देखने वाले। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि भाई ये इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग का। तो सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होगा, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। सेकेंडली इसका फंक्शन क्या होगा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब अपने को पता चल गया भाई पैकेजिंग का काम कर रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा। तो इसने क्या किया है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम किया है, ठीक उसी तरीके से अब ट्रांसपोर्ट करेगा तो किस डिलीवरी इन एंड आउट करेगा, ये कुछ चीज़ें लेगा तो कुछ चीज़ें देगा, ठीक उसी तरीके से क्या है, ये सारी चीज़ें कर दी। अब प्रोटीन की सिंथेसिस ER में हो गई थी, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन कौन करेगा, गोल्गी बॉडीज़ करेंगे। तो क्लियर हुए 4 से 5 फंक्शंस थे, लाइक लेट मी टेल यू अगेन, दैट इज़ प्रोटीन मॉडिफिकेशन करने वाला है, कुछ भी चीज़ का डिलीवरी इन एंड आउट करने वाला है, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके हुए फंक्शंस गोल्गी बॉडीज़ के। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू लाइसोसोम्स। पता है लाइसोसोम्स को कहते हैं सुसाइडल बैग, क्यों, क्योंकि जब भूख लग जाती है और इसके पास में कुछ खाने को नहीं होता, तो ये क्या करता है, खुद को ही खा जाता है। तो इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब देखो कुछ भी चीज़ है, बन गई, चलो ठीक है, अब इसको क्या करना है, लाइसोसोम्स को, इसके अंदर में क्या होता है, ये बनेगा कब, लाइसोसोम्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस
ऑफ गोल्गी बॉडीज। जब गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, पैकेजिंग का काम करते हैं। जैसे ही पैकेजिंग का काम कंप्लीट होता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, लाइसोसोम्स की। ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है। मतलब करता क्या है कि यहाँ पर क्या है, अपने को 3 से 4 बातें याद करनी है, समझ लिए कि ये क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर क्या होता है, ये एक्टिव कब होते हैं, एसिडिक पीएच के ऊपर। ठीक है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइक इस तरीके से आप याद कर सकते हो, CLP मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीएसेस। तो ये कुछ क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये एक्टिव कब होंगे, एसिडिक पीएच के ऊपर। एक लास्ट बात अपने को याद रखनी है कि भाई इनके अंदर में ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये डाइजेस्ट कर लेते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कुछ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इस तरीके से इनको याद करते हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं कौन, लाइसोसोम्स। तो क्लियर हुआ। सबसे पहले देखना है कि ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच के ऊपर में, और इनके पास में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमने देखे यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज एंड प्रोटीएज। लास्टली क्या है कि ये कैपेबल होते हैं कुछ मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड सम न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हुआ, गोल्गी बॉडीज क्लियर हुए, लाइसोसोम्स। लास्ट वी विल मूव ऑन टू वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम प्लांट सेल की स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो ये वैक्यूल्स होते हैं, नियर अबाउट 90% जो सेल वॉल्यूम होती है उसका 90% जो एरिया होता है, जो सेल वॉल्यूम होता है, वो वैक्यूल्स कवर कर लेते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो अगर यहाँ पर वैक्यूल्स बना के दिखाऊंगी तो इस तरीके से 90% जो सेल वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर सेल का, वो कौन कवर अप कर रहा है, वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या करते हैं कि इनके अंदर में ना जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या प्रेजेंट मिलेगा, एक तो उनको वाटर मिलेगा, फिर सैप मिलेगा, और तीसरा इसके अंदर में वेस्ट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी क्या होता है कि एमीबा के अंदर में इसके 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो एक तो हम देखेंगे एक्सक्रीशन, और सेकेंडली इसका देखेंगे हम ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन वी ऑलरेडी नो दैट एनीथिंग दैट इज वेस्ट मटेरियल, मीन्स फिकल मटेरियल या कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करना एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नाउ ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करने वाला है कि जो वाटर है और जो डिजोल्व मटेरियल है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखना, इस प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो अमीबा के अंदर में वैक्यूल्स क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन का काम और एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक उसी तरीके से प्रोटिस्टा के अंदर भी इसका कुछ काम होता है। तो प्रोटिस्टा में ये क्या करता है कि उसने कुछ भी मटेरियल खाया, एंगल्फिंग ऑफ मटेरियल फॉर्म वैक्यूल्स। उसने कुछ भी खाया है, खाने के बाद में क्या बनेगा, वैक्यूल्स बनेगा। ठीक है, तो वैक्यूल्स भी क्लियर हुआ कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। नियर अबाउट 90% जो सेल वॉल्यूम होती है वो वैक्यूल्स कवर अप कर लेता है। सेकेंडली एमीबा के अंदर क्या काम होता है, प्रोटिस्टा के अंदर में काम क्या होता है। अब एक लास्ट चीज़ बचती है, दैट इज टोनोप्लास्ट। एक लेयर होती है सेल ये वैक्यूल्स के ऊपर में, टोनोप्लास्ट। ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है वैक्यूल्स के रिगार्डिंग, कि जो वैक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर में एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज
टोनोप्लास्ट। अब ये इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है, ये सेल सब, ये सेंट्रल वैक्यूल है। अब टोनोप्लास्ट के थ्रू यहाँ पर क्या होता है कि कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, किन का, आयंस और अदर मटेरियल्स का, बट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी बातें आपको याद रखें। एज इट इज़ लाइन उठा ली जाती है और उसी लाइन से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो क्या होता है कि आयंस और अदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो वैक्यूल्स में हाई होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। तो टोनोप्लास्ट भी क्लियर हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर, गोल्गी बॉडीज क्लियर, लाइसोसोम्स भी क्लियर एंड लास्ट वैक्यूल्स भी क्लियर। सो देखो आज हमने कंप्लीट किया है अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट 1 to 2 लेक्चर्स में हम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक या माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एक समरी में कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और चैप्टर में कुछ भी डाउट होती है, कहीं पर भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये डाउट आ रही है। और इस लेक्चर को थोड़ा सा बैक जाके स्लो करके थोड़ा अच्छे से आप फिर से बहुत अच्छे से इसको देख के क्लियर कर सकते हो। और उसके साथ ही ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया, नहीं, ये लेक्चर सुनने के बाद आपको करना क्या है, आपकी एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है। एनसीईआरटी गो थ्रू करोगे, उसके बाद में पीछे में आपके कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हो उन्हें अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। उससे क्या होगा कि आपको क्लियर होगा कि भाई मैंने जो पढ़ा है मैम से और जो मैंने एनसीईआरटी में एक बार रीड आउट किया है, क्या वो सारी चीज़ें मैं ग्रैब कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ठीक है, तो उनको जो भी आप बनाओ ना, जो भी चैप्टर पढ़ो उसकी कुछ खुद से ओन नोट्स बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी बरकरार रखें। कोई भी डाउट होते तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।